Student, this question came in JEE main. Very important question. Question is, an inductor of inductance capital L is decayed through a resistance capital R. A radioactive sample decays with an average life capital T. Value of capital R yani resistance for which electric energy stored in the inductor to the activity of radioactive sample remains constant. तो ये ऑप्शन हमें ढूंढनी है कि ये वैल्यू ऑफ कैपिटल आर कितनी हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर टू द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, वो जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। हम सब जानते हैं इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस होती है। इंडक्टर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होते हैं। तो इंडक्टर जो है वो एक पैसिव एलिमेंट है, लेकिन ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। इंडक्टर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। आई इज करंट, यू इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और यहां पे लिखा हुआ है इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इज डिकेड थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये एल है, ये आर है। ये वेवी लाइन किसका सिंबल है? आर का। ये एंगुलर, ये सोलेनोइड का सिंबल जो है, सोलेनोइड की शेप में जो सिंबल है वो इंडक्टर का होता है। इंडक्टर की इंडक्टेंस, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। और ये मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस क्लोज सर्किट इज 0। तो प्लस से माइनस क्या होगा? लॉस माइनस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड में L di/dt। वैसे तो माइनस होता है, लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये आएगा L di/dt। di/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर हमेशा किसको अपोज करता है? चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस माइनस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड L di/dt। पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस, लॉस है तो माइनस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है? I × R। किरचॉफ ने ये कहा था अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो करंट का आंसर, करंट का जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो I की वैल्यू क्या आती है? I0 e⁻⁻ R और L × t। t यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट है और 0 इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है E/R। E जो है वो अप्लाइड ईएमएफ थी। एक अप्लाइड ईएमएफ होती है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ईएमएफ की भी डायरेक्शन होती है, चाहे वो अप्लाइड ईएमएफ हो चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, डायरेक्शन दोनों की नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो I की वैल्यू क्या आएगी? I0 की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ये क्वेश्चन हमें पता है, ये डिके ऑफ करंट इन सर्किट LR का फार्मूला है। और यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट होता है LR सर्किट में, टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है L/R। ये याद भी रखना है। वैसे भी ABCD में पढ़ो तो अल्फाबेटिक है, L पहले आता है R बाद में आता है, ऐसे याद रख लो। तो ये डिके ऑफ करंट का ग्राफ है, ये डिके ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। तो करंट जो है ऐसे डिके होगा, क्योंकि 0 इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और इनफाइनाइट टाइम पे जाके करंट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी एसिम्प्टोट बन जाएगा। यानी तो U की वैल्यू क्या आएगी? हाफ L। ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो U का फार्मूला क्या था? हाफ L I²। I की वैल्यू ये पुट कर दिया I², तो ये स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा। और एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विच इज लैम्डा × n। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लैम्डा स्टैंड फॉर डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं लैम्डा को। n जो है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर जो बचे हुए हैं। तो बचे हुए कितने हैं? n, जिसका फार्मूला होता है n0 e⁻⁻ लिटिल t। और मैं आपको एक फार्मूले आपको रिवाइज कर दूं, मीन लाइफ जिसका दूसरा नाम एवरेज लाइफ, वो हमेशा रेसिप्रोकल और डिके कांस्टेंट होता है। और हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693 ओवर लैम्डा। और लैम्डा का रेसिप्रोकल क्या? लैम्डा का रेसिप्रोकल मीन लाइफ।
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कैपिटल टी और हाफ लाइफ में ये रिलेशन आ जाएगा। कैपिटल टी मीन लाइफ हमेशा हाफ लाइफ से ज्यादा होता है। तो ये उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिवाइडेड बाय एक्टिविटी। तो U की वैल्यू मेरे पास ये है जो भी मैंने वर्क आउट किया, और एक्टिविटी किसके बराबर है, ये वाला, और ये चीज कांस्टेंट है पूरी, कांस्टेंट को मैंने K बोल दिया, और ये माइनस जो है नीचे जो e की पावर माइनस अपस्टेयर में जाके प्लस फॉर U ओवर A, क्योंकि उसने कहा रिमेन्स कांस्टेंट, फॉर U ओवर A टू बी टाइम कांस्टेंट। तो टाइम U ओवर A टू बी टाइम कांस्टेंट तभी होगा अगर ये वाली जो टर्म है E2, ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है T कॉमन ले लेंगे तो इंटू 1 बाई कैपिटल T कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए तो इसका कोफिशिएंट को 0 बनाना पड़ेगा, तभी टाइम इंडिपेंडेंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लिटिल t इज मेड इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ लिटिल t इज मेड इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ जाएगा, जो फॉर कैपिटल R इज L ओवर 2 कैपिटल T। तो ऑप्शन थर्ड जो है दैट इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।